हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ग्रुप में कि आपको कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बारे में आपकी क्वेरीज हैं। तो एक स्टॉक की वीडियो हम हर वीक कुछ प्लान कर रहे हैं बनाने का, तो जिसमें आपके जो भी डाउट्स हैं, जो पहले आपने पोजीशंस बना रखी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको ये पता लग जाए। दूसरी बात, कौन से सेक्टर्स में आपको जाना है आगे, आपको वो थोड़ा सा पता रहे, ताकि आपकी पोजीशंस थोड़ी सी हल्की हो, तो आप ठीक गाइडेंस के अंदर अच्छे से थोड़ा काम कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो अभी बात कर लेंगे स्टॉक्स की कि आपके कौन कौन से स्टॉक्स जो आपने मेरे से पूछे हैं, मैं उसको एनालिसिस करके आपको मैं बताऊंगा कि आपको उसके अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, लॉस बुक करना है या प्रॉफिट में आ सकती हैं पोजीशंस, नहीं है आपको करना क्या चाहिए, एवरेज डाउन करना है या एवरेज अप करना है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, एक्चुअल में जो खेल है कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं, चलिए बीच में मैं एक पॉज लूंगा। दोस्तों, ये हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जो नए लोग ये वीडियोस देख रहे हो, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसके अंदर हम अभी तो खैर वेबिनार्स में नहीं कर रहा हूँ, उसके अंदर उसमें मेरे वेबिनार्स होते हैं। तो आप टेलीग्राम को ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि कोई भी वेबिनार या कोई भी सेशन आपसे ना मिस ना हो जाए, क्योंकि उसके अंदर इतनी इंपॉर्टेंट लर्निंग होती है आने वाले 2-3 महीनों की कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, बाजार कैसा मैं देख रहा हूँ, या क्या चीज़ मेरे को लग रही है होने वाली है बाजार में। आई होप जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उनको पता है कि वैसा ही वैसा कुछ होता हुआ दिखता है सामने। तो ये नहीं कह रहा कि मैं बाजार को प्रिडिक्ट करता हूँ या क्या है क्या नहीं है, बस ये है कि मैं वर्ल्ड वाइड चीज़ों के जो कनेक्ट्स हैं ना, डॉट्स, मैं उनको कनेक्ट करता हूँ आपस में। देन उसके बाद जो मेरे को रिजल्ट मिलता है, मैं उनके साथ में मैं वो चीज़ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल इनको को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, तो मैं वहाँ पे भी सेशन ले नहीं पा रहा हूँ। उससे पहले हम हर सैटरडे को एक सेशन करते थे, जिसमें मैंने अपने जो मेरे फॉलोवर्स थे, जो मेरे दोस्त हैं, उनको मैंने काफ़ी कुछ सिखाया है। उन सेशनों से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। और बाकी बात कर लेते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। ठीक है, अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के अंदर सबसे पहली चीज़ है, जो चीज़ आपको बाजार के अंदर लेके जानी होती है, वो है पोर्टफोलियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोर्टफोलियो के अंदर वेटेज का क्या रोल होता है, कि वेटेज क्या है, वेटेज का क्या रोल होता है। तो दोस्तों, जो हमारे देश की सबसे दिग्गज कंपनियां होती हैं, जो कि निफ्टी 50 का हिस्सा होती हैं, उसके अंदर से हमें कुछ उसका पोर्टफोलियो का कुछ पार्ट अपने पोर्टफोलियो में रखना ही पड़ता है, ताकि हम जो है बाजार को बीट कर सकें, सबसे पहली चीज़। ठीक है, अब जैसे कि आप ये चीज़ जानते हैं कि निफ्टी 50 के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि परफॉर्म नहीं करती हैं। इंडियन ऑयल हो गया, आपका ओएनजीसी हो गया, इस टाइप की जो कंपनी है, कोल इंडिया वगैरह, जो इस टाइप की कंपनी है जो परफॉर्म नहीं करती, उनको पोर्टफोलियो में रख के कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन हमें चाहिए कि अच्छी कंपनियां जो कि पोर्टफोलियो के साथ में चलती हैं, जो कि निफ्टी के साथ में चलती हैं, और हमारे पोर्टफोलियो को सेफ्टी कहीं ना कहीं से हमें सेफ्टी प्रोड्यूस करती हैं, हमारे को हमें सेफ्टी देती हैं। ठीक है, अब वैसी कंपनी होती कैसी हैं, सबसे पहला नाम मैं ले लेता हूँ, थोड़ा सा डिफेंसिव सेक्टर है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद में आपका जो है रिलायंस हो गया, आपका टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया। अब ये जो 5 कंपनी, 6 कंपनी, 7 कंपनी हमने ले ली, इसके अंदर हम 5%, 6% का वेटेज दे सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का। अब अगर हमारे पास 1 लाख रुपए है, तो हम इक्वली 6-6, 7-7 हज़ार रुपये इन कंपनीज के अंदर लगा के छोड़ देंगे, तो मस्ट है, ये आपको करना ही करना है इनिशियल स्टेज पे। एडवांस पे क्या होता है क्या नहीं होता, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सेशंस में, और यहाँ पे जो मैं वीडियोस बनाऊंगा। दोस्तों, अब थोड़े टाइम बाद ना आपका इतना ज़्यादा टफ होने वाला है यूट्यूब की जर्नी और अपना जो सेशन है, कि मैं आपको बता नहीं सकता। आई थिंक कुछ लोग तो मतलब परेशान भी हो जाएंगे कि सर इतना नहीं हो सकता हमसे, इतनी ज़्यादा लर्निंग नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली चीज़ है कुछ दिनों में। ठीक है, जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगा, अभी तो मैं बेसिक बेसिक आप लोगों को सिखाता हूँ, अब एडवांस हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरा जो लोगो है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है बेसिक टू प्रो, तो पहले बेसिक को बेसिक भी तो बन जाए, क्योंकि लोग कहते हैं मेरा बेसिक कंप्लीट है, वो बेसिक कंप्लीट नहीं है। बेसिक के अंदर जो छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि एक्चुअल में है क्या, पोर्टफोलियो काम कैसे करता है, उसका शार्प रेशो क्या होता है, सॉर्टिनो क्या होता है, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, जिससे कि आप अल्फा जनरेट कर पाएँ। ठीक है, तो मैं आपको वो चीज़ सिखाने का पूरा प्रयास करूँगा, जो चीज़ें मुझे आती हैं, क्या मैं वो आपको सिखा पाऊँगा, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में बोला था कि टीचर तो पूरा सिलेबस पढ़ाता ही पढ़ाता है, एग्ज़ाम आपको देना है। ठीक है, रिजल्ट्स का मेरे को वेट रहेगा, क्योंकि जब स्टूडेंट्स पास होते हैं या फिर उनकी कोई डिवीज़न आती है, तो टीचर को सबसे ज़्यादा खुशी होती है।
तो दोस्तों बात कर लेते हैं, जैसे मैं बता रहा था आपको कि पोर्टफोलियो में आपको किस तरीके से काम करना होता है। पोर्टफोलियो में जो लार्ज कैप का जो पोर्शन होता है वो आप 32, 35%, 40% भी आप रख सकते हैं। अब जैसे 6 कंपनीज के अंदर बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर सकते हैं, टीसीएस कर लिया, इन्फोसिस कर लिया, रिलायंस कर लिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर कर लिया, ये सब कंपनीज आपने बाय करके साइड में रख दी। ठीक है दोस्तों, अब ये जो कंपनीज है निफ्टी परफॉर्म करेगा, आपका जो पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता हुआ चला जाएगा। अब मुझे कमेंट में लिख के बताना कितने लोगों के पास ये कंपनीज है। निफ्टी को बीट करने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया कि निफ्टी को बीट कैसे किया जाए। निफ्टी को बीट करने का बहुत ईजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अब आ जाता है इसके अंदर हमारे पास सारे सेक्टर्स आ गए। पहला है फाइनेंशियल, दूसरा आ गया टेक्नोलॉजी, तीसरा आ गया एफएमसीजी, एनबीएफसी वगैरह आप कह सकते हैं, उसमें भी थोड़ा बहुत आ गया। और बाकी 1-2 सेक्टर्स आप और ऐड ऑन कर सकते हैं, इंफ्रा वगैरह के, इसके रियल्टी वगैरह के ले सकते हैं, उसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपने रिलायंस लिया है, अगर आप उसको टेलीकॉम के अंदर काउंट करते हैं, अगर आपने 6% का वेटेज दे दिया है रिलायंस को, तो दोस्तों 3% का वेटेज आप दे दीजिए एयरटेल को और 1% का वेटेज आप दे दीजिए वोडाफोन को, इंडस टावर को, उस टाइप की जो भी कंपनी आपको हल्की फुल्की लगती हो, 1% का वेटेज दे दीजिए उस कंपनी को, बस ये हो गया आपका खत्म काम। अगर आपने टीसीएस बाय कर रखा है, उसको 6% की वेटेज दे रखी है, तो 3% दे दो एलटीआई को और 1% कुछ हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह इस टाइप की कोई छोटी कंपनी को आप दे दीजिए। अगर आपने एफएमसीजी के अंदर बाय कर रखा है हिंदुस्तान यूनिलीवर 5%, तो फिर आप जो है 4% की वेटेज जो है आप वीबीएल को या अडानी विलमार को, इन जैसे स्टॉक्स को आप दे सकते हैं, जो कि छोटे छोटे स्टॉक हैं। टाटा कंज्यूमर भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और 1% की जो वेटेज बची वो किसी भी स्टॉक को आप दे सकते हैं जो छोटे स्टॉक हो। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से पोर्टफोलियो को चर्न किया जाता है। अब इसके अंदर होता क्या है, जो स्टॉक परफॉर्म करता हुआ चला जाए, जो स्टॉक परफॉर्म करता हुआ चला जाए, अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर परफॉर्म कर रहा है, अडानी विलमार परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हम अपनी वेटेज जो बढ़ाएंगे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर में बढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा अडानी विलमार परफॉर्म कर रहा है तो अडानी विलमार के अंदर हम वेटेज बढ़ाएंगे, ना कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में बढ़ाएंगे। अब होता क्या है, जो स्टॉक गिर रहा होता है हम वेटेज बढ़ाते हैं उस स्टॉक के अंदर, ताकि हमें ज़्यादा स्टॉक्स मिल पाए। लेकिन दोस्तों आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, ज़्यादा स्टॉक्स मिल पाए, ज़्यादा आपको वैल्यू, ज़्यादा यूनिट्स उसकी मिल जाए उस स्टॉक की, लेकिन इसके अंदर एक ग्लिच ये है कि वो कंपनी हो सकता है 2-2 साल तक परफॉर्म ना करे, 3 साल तक वो कंपनी परफॉर्म ना करे। ऐसे में आप क्या करेंगे, आपका पैसा वहाँ पे अटक गया और जो कंपनी परफॉर्म कर रही थी उसके अंदर आपने पैसा नहीं लगाया। तो दोस्तों इसी टाइप की कुछ बात करेंगे इस पोर्टफोलियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर, कि हमें करना क्या है। और जो आपने स्टॉक्स मुझे बताए हैं मेरे ग्रुप के अंदर, मैं कुछ छोटे मोटे स्टॉक्स जो है एनालिसिस करूँगा, जिसमें कि मैं बात कर लेता हूँ कुछ स्टॉक्स की। जैसे कि सबसे पहला स्टॉक है एलटीआई। अब आपको पता है कि पूरा सेक्टर टेक्नोलॉजी का वो अंडर प्रेशर है। अब इनकी जो बाइंग प्राइस है, इनका नाम है श्याम बत्रा जी, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 5,550, यानी कि इस लेवल पे, ये लेवल। ठीक है, स्टॉक को प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी कि ये इसका जो है एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे मुझे इस स्टॉक को बाय करना है एंड उसको मेरे को इस स्टॉक को मुझे अपने होल्ड करना है, इस स्टॉक को, या इसमें ट्रेड करना है, या फिर हाई कटेगा तो इसको मैं बेच दूंगा, या ट्रेड की कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या इसके पीछे लॉजिक था बाय करने का। बात क्या है दोस्तों, जब आईटी सेक्टर ऑलरेडी स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा, आईटी सेक्टर पूरा का पूरा करेक्ट कर रहा है, तो उसके अंदर चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, चाहे कोई भी स्पेस हो, उसके अंदर करेक्शन आनी ही आनी है, वो तो बिल्कुल निश्चित है। जब तक इसकी करेक्शन खत्म नहीं होती है, हमेशा याद रखना करेक्शन मोड के अंदर स्टॉक को आपको तब बाय करना है जब वो अपना प्रीवियस हाई काटेगा तब, ना कि सपोर्ट पे होगा तब। सीधा सा एक लॉजिक है करेक्शन के अंदर काम करने का स्टॉक्स के अंदर। अगर कोई सेक्टर पूरा का पूरा कंसोलिडेट कर रहा है या उस सेक्टर के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आ रही है, टाइम वाइज करेक्शन नहीं है, ये प्राइस वाइज करेक्शन चल रही है फिलहाल इसके अंदर, अब ये कंसोलिडेट होगा, या तो वो स्टॉक टाइम बिताए, वहां पर टाइम बिताने के बाद वहां पे अपना प्रीवियस हाई काटे। अब बात कर लेते हैं इसका प्रीवियस हाई क्या था। सीधी सी लॉजिक है कि कैसे काम करना था इस स्टॉक के अंदर, अगर आपको बाय भी करना था तो कहाँ बाय करना था। पहला नंबर, ये स्टॉक यहाँ से गिरा, अब ये स्टॉक नीचे आया, आपको इस स्टॉक को बाय नहीं करना है अभी, आपको बिल्कुल प्रिडिक्ट नहीं करनी है मार्केट की। स्टॉक जो है वो यहाँ से बिल्कुल ठीक है, इसका बॉटम बन चुका है, मैं इसको बाय कर सकता हूँ, छोटा मोटा मूव मिलेगा 5700 से
₹6400 का, ₹1000 का, ₹800 का मूव मिला, लेकिन हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को क्लियर होने के बाद में उस चीज़ को बाय किया जाए। हालांकि 10% पैसा भाव ज़्यादा मिल जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे स्टॉक जो है बिल्कुल एग्जैक्ट उस मोमेंट पे मिलना चाहिए जहाँ पे वो स्टॉक चलना स्टार्ट हो चुका है। अब दोस्तों हमें इस स्टॉक को बाय क्या करना चाहिए था। अब मैं सोचता हूँ कि यहीं तक का चार्ट है हमारे पास, इस वाले लेवल तक का चार्ट है, यहाँ से ये इसका हाई है, यहाँ पे इसका बॉटम बना, आपको लग गया ये बॉटम बन गया इसका। ये स्टॉक जब तक ये हाई नहीं काटेगा तब तक मैं इसे बॉटम नहीं मानूंगा, इस वाले को मैं तब तक बॉटम नहीं मानूंगा जब तक ये हाई नहीं काटेगा। अब आपको ये पता कैसे लगेगा ये वाला इसका बॉटम है, हाई है, या फिर इसको आप अर्ली स्टेज में कैसे पकड़ोगे इस स्टॉक को। तो दोस्तों आपको ये वाला जो स्टॉक था जब ये 7500 से गिरा था, 5700 के लेवल पे आया था, तो जब तक इसका 7500 का लेवल नहीं करता आपको इसको बाय करने का कोई फायदा नहीं है, अगर आप टेक्निकली जा रहे हैं तो। और फंडामेंटली जा रहे हैं तो दोस्तों, और कंपनी के रिजल्ट्स वगैरह इन सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, और फंडामेंटल आप जज करने के बाद में कंपनी को बाय कर रहे हैं, तो दोस्तों आज भी ये 5700 के लेवल पे भी महंगी नहीं है कंपनी, और 3900 के लेवल पे भी महंगी नहीं है। एवरेज डाउन आप इसको कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली आप जा रहे हैं, इसमें ट्रेड ले रहे हैं, पोजीशंस बना रहे हैं, तो पोजीशंस बनाने का तरीका ये है जो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस हाई कटना चाहिए स्टॉक का, तब उसके अंदर मोमेंटम आता है। आप ट्रेडिंग के अंदर सबसे पहली चीज जो देखते हैं वो है मोमेंटम। इस स्टॉक में मोमेंटम आपको कहां से दिख रहा है ये बताइए। 2 कैंडल आपको मोमेंटम देगी, ये 2 कैंडल से मोमेंटम नहीं आता सर। मोमेंटम का सीधा सा मतलब है प्रीवियस हाई कटना चाहिए आपका, सीधी सी बात है। अब प्रीवियस हाई कटने के लिए आप छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो सकते हैं कि प्रीवियस हाई छोटे टाइम फ्रेम पे अगर कट जाए तो आप बाय कर लें। तो ऐसी सिचुएशन में आपके साथ हुआ क्या, देखिए यहां से ये स्टॉक गिरा, स्टॉक गिरने के बाद में इस स्टॉक ने यहाँ पर अपनी एक सपोर्ट ली, जो कि पहले की भी सपोर्ट थी, लॉन्ग टाइम की सपोर्ट थी। हर जगह यूट्यूब पे चिल्ला रहे होंगे लोग बाग, हर जगह चिल्ला रहे होंगे कि इस स्टॉक को बाय करो बाय करो, अपने सपोर्ट के ऊपर है और लॉन्ग टर्म की सपोर्ट है और अच्छा स्टॉक है। आप लोगों ने यहाँ पर नीचे आया, हल्का सा जब बाउंस लिया, कहीं ये फिर दोबारा अपना हाई ना काट दे। दोस्तों जब सारा सेक्टर ही अंडर परफॉर्म कर रहा है तो ये कैसे अपना हाई काट देगा, सबसे पहला लॉजिक है ये। दूसरी बात क्या है कि जैसे ही ये स्टॉक नीचे आया, अपनी 200 को इसने लगाया है, मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं जैसे 200 मूविंग एवरेज को इसने टच किया है, उसके बाद जैसे ही स्टॉक ऊपर गया है, आपको यहाँ पे बाय नहीं करना, हाई कटने की वेट करनी है। उसके बाद स्टॉक फिर दोबारा नीचे आ गया, उसके बाद फिर इसने कोशिश करी, ये वाला हाई काटने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं कटा। अब मैं इसको प्रीवियस हाई जो इसका मानूंगा वो ये मानूंगा, सीधा शिफ्ट हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हम ये वाला हाई मानेंगे, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर हम ये वाला हाई मानेंगे, दूसरा वाला इसका बिल्कुल नहीं कटा, वहीं से नीचे की तरफ डाउन आ गया, डाउन सेक्टर के अंदर आया। अब जब तक ये हाई नहीं कटेगा तब तक मैं इसे बुलिश नहीं मानूंगा। पहले देखिए टेक्निकली के अंदर ये इसकी खूबसूरती है कि पहले 7500 का इसका हाई था, सेकंड हाई इसका जो है वो 6300 का। अब जब तक 6300 का हाई नहीं कटेगा तब तक मैं इसके अंदर बुलिशनेस ही मानूंगा, जब तक अनटिल अनलेस जब तक ये इस टाइप से कंसोलिडेट ना हो। ये वाला स्टॉक ये देख रहे हैं आप, ये कंसोलिडेट हुआ है, पहले कंसोलिडेट होगा उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आएगा। ये वाली 2 कैंडल्स हैं वो जो आप ये समझ बैठे हैं कि ये ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट नहीं है दोस्त, क्योंकि ब्रेकआउट की वो जो 2 कैंडल्स है ना वो अपना प्रीवियस हाई काटेंगे। अब पहले यहाँ पे एक हाई बनेगा छोटा सा जो प्रीवियस हाई होगा, उसके बाद में आप इसको बाय करेंगे इस स्टॉक को, ठीक है दोस्तों। तो एलटीआई की बात कर ली मैंने, अच्छा स्टॉक है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। लेकिन पहले जो मैंने आपको विधि बताई, जो मैंने आपको बताया कि क्या तरीका है, जैसे इसके अंदर इन्होंने लिखा है अबाउट 6.5%, गलत वेटेज आपने दे रखी है इस स्टॉक को। आपको सबसे पहला जो प्रेफरेंस आपकी जो है वो इन्फोसिस होनी चाहिए या पहली टीसीएस होनी चाहिए। इस स्टॉक को परफॉर्म करने दीजिए। अगर आप आईटी के अंदर जा रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ 10% की वेटेज दीजिए। निफ्टी 50 में उसको 14-15% की वेटेज दे रखी होगी आईटी को, या 20% होगी, मैंने देखा नहीं। तो आपने अगर उसने उतनी दे रखी है और आपको निफ्टी को बीट करना है तो आपका काम कैसे चलेगा 10% आईटी को रख के अपने पोर्टफोलियो में? आपको कम से कम उसको 15% 20% करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो को, अगर आपको निफ्टी को बीट कराना है। निफ्टी को बीट करने का भी तरीका आपको सिखा रहा हूँ साथ के साथ, ठीक है। तो दोस्तों एलटीआई का ठीक है, लॉन्ग टर्म का अब इन्होंने क्या कहा कि अबाउट 6.5% ऑफ पोर्टफोलियो क्या करूँ, विलिंग टू होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, और एवरेज करूँ या पार्ट सेल करूँ, वेरी लेस मनी लेफ्ट टू एवरेज फर्दर, ठीक है। तो दोस्तों कोई इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कंपनी ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे भी इसको एवरेज कर सकते हैं। अब इसकी जो लॉन्ग टर्म की सपोर्ट है वो ये है। आपको मैंने तरीका बता दिया कि तरीका क्या है बाय करने का स्टॉक को, कि आपको पता कैसे लगेगा बॉटम क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये अगर आपको 3549 के आसपास मिल जाए, या फिर अभी ये अपना जो है 20 DMA को टच करके वापस आएगा नीचे, देन आप इसको एवरेज कर सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात कर लेते हैं सोना कॉमस्टार की। बहुत हॉट स्टॉक बना हुआ था ये किसी टाइम पे बाजार में। अनदर आप एक्सपीरियंस लीजिए इससे। दोस्तों जब भी बाजारों के अंदर किसी भी सेक्टर का ऐसे बूम आता है, किसी भी सेक्टर का बहुत हॉट सेक्टर बन जाता है, वो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का आज की डेट में बना हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आने वाले 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में बहुत ज़्यादा अच्छा सेक्टर हो जाएगा, परफॉर्म करेगा, ये करेगा, वो करेगा, फलाना करना। लेकिन आईटी सेक्टर में लोग दाव लगा रहे हैं गाड़ियों के ऊपर। ईवी सेक्टर के अंदर लोग दाव लगा रहे हैं गाड़ियों के अंदर, गाड़ियों के एंसिलरी पार्ट के अंदर, मोटर्स के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर। लेकिन दोस्तों ये है एक टेक्नोलॉजी, ईवी एक टेक्नोलॉजी है। ईवी को लाने का मकसद ये है कि ये किसी ना किसी तरीके से रोबोट्स के थ्रू या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्टॉक है आपको सबसे पहली वेटेज ईवी सेक्टर के अंदर उसको देनी चाहिए। अब वो स्टॉक कौन सा है? उस स्टॉक का नाम है दोस्तों टाटा एलेक्सी। 6 से 7% की अगर आपको ईवी में ही प्ले करना है और 10% ईवी का आप अपना देना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो का दाव लगाना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपको 6 से 7% आपके पास होना चाहिए टाटा एलेक्सी। देन जो 3% आपके पास बचा उसके अंदर टाटा मोटर हो या अपना सोना कॉमस्टार हो, बॉश हो या कुछ भी हो, छोटा मोटा फर्दर आप उसके अंदर रख सकते हैं। ठीक है, ये तरीका है किसी भी सेक्टर को प्ले करने का, उसको एनालिसिस करने का कि उस सेक्टर के अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा है, उस सेक्टर को लीड कौन करेगा। उस सेक्टर को लीड करेगा इंडिया के अंदर वो है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के अंदर आप टाटा एलेक्सी का चार्ट दिखाऊं आपको मैं? ये तो सोना कॉमस्टार का, टाटा एलेक्सी देखिए, देखिए ये खेल होता है दोस्तों। ये कर रहा है उस सेक्टर को लीड, टाटा एलेक्सी को एआई के थ्रू। करेक्शन करने का नाम नहीं ले रहा, करेक्शन कर रहा है देन फिर दोबारा निकल जाता है। स्टॉक देखिए कितनी बेहतरीन चाल दे रहा है। ऐसे स्टॉक्स के अंदर आपको ज़्यादा दाव लगाना होता है, ना कि ऐसे छोटे स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं NIACL। दोस्तों बिल्कुल नहीं, मैंने तो नाम भी नहीं सुना इस कंपनी का। ये कंपनी कौन सी है और आपने इसको बाय कर लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं दोस्त, आपने गलत कंपनी बाय कर रखी है 150 के भाव पे। जितना जल्दी उसको बेच बाच के निकल जाना, जहाँ फंडामेंटल्स के कैसे भी हो। ठीक है, दूसरा है इक्का लैब। अब देखिए, अब ये मेरे दोस्त जो हैं ये फार्मा के अंदर परफॉर्म करना चाहते हैं और ये कंपनी लेके बैठे हैं इप्का लैब। ठीक है, स्मॉल कैप कंपनी है। फार्मा के अंदर सबसे पहली कंपनी आपके पास होनी चाहिए डिवीज लैब। डिवीज लैब के बाद में आप दूसरा उसके अंदर जिस स्टॉक को आप खेल दिखाना चाहते हैं उसके बाद आपके पास होना चाहिए ग्लैंड फार्मा। डिवीज लैब को आप 4%, 3% की वेटेज दे सकते हैं। ग्लैंड फार्मा को आप 2% की वेटेज दे सकते हैं और 2%, 1%, 2%, 1% आप इप्का लैब को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख का और उसमें से आपने 30,000 का इप्का लैब बाय कर रखा, तो आप कितने बुलिश हैं इप्का लैब पे, आप खुद समझिए। तो ऐसे में ऐसे जो स्टॉक्स होते हैं वो कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि जब इनके सेक्टर का लीडर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है फार्मा सेक्टर के अंदर, तो ये कैसे परफॉर्म करेगा। अगर ये इप्का लेबोरेटरी का इसका काम है तो मैं लाल पैथ लैब दिखा देता हूँ आपको। अभी तो उसमें थोड़ी सी बुलिशनेस आई है, उसको बाय किया है नीचे के लेवल पे, इस भाव पे बाय किया है मैंने भी। ठीक है, ये जो इसका बॉटम जो बना था ये वाला 1980, पहले प्रीवियस मेरी वीडियो है उसमें देखना, मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे इसको मैं बाय करूंगा। तो यहाँ पे इसको बाय किया है दोस्तों, ये वाला मेरा भाव है इसका 1947। अगर अगेन मेरे को इसमें अपॉर्चुनिटी मिले इस भाव पे 1500 से 1300 के भाव पे, तो मैं इसमें और एक्यूमुलेट करूंगा। अभी भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग मैंने ली है, देन उसको आगे मैं बाय करूंगा। तो देखिए ये अंडर परफॉर्म कर रहा है, इप्का लैब अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब जो आपसे गलती हो गई वो हो गई, वेटेज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वेटेज को ध्यान दोगे तो डर कम लगेगा इस बाजार के अंदर, क्योंकि आपके पास अच्छी कंपनी है, क्रीम स्टॉक्स में आपका पैसा है। ठीक है, अभी आपने ये कहा है कि 1,000 रुपये के स्टॉक पे इसको आपने बाय किया है, तो वो करना क्या है इस स्टॉक के अंदर वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं आपको एक सपोर्ट दे देता हूँ, उस सपोर्ट पे आप इसको देख लेना, अगर आ जाए तो उसको एवरेज डाउन कर लेना। ये सपोर्ट है दोस्तों इसकी। ठीक है, एवरेज डाउन यहाँ पे 863 रुपये पे एवरेज डाउन भी तब करनी है जब इसका जो प्रीवियस कोई हाई हो तो वो कटे, तब इसको एवरेज अप करना है। एवरेज डाउन तो फिर भी नहीं करनी है, एवरेज अप करना है इसको भी। ठीक है, जब प्रीवियस हाई कटेगा तब। ठीक है, ये देखो अपने कोई पाप धोके गया है यहाँ पे। चलो इप्का लैब, बर्जर पेंट,
चलो आपके पैसे 2-3 गुना करवाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये स्टॉक पे मैं इतना बुलिश हूँ बर्जर पेंट पे कि ये कभी भी बहुत बड़ा खेल दिखा देगा आपको। अगर अगला जो कुछ भी एक्सपेक्टेशन लोग कर रहे हैं बुल रन की है किसी भी चीज़ की, उसके अंदर दोस्तों ये वाला जो स्टॉक है बहुत अच्छा खेल दिखा सकता है। अब इसके अंदर प्ले कैसे करना है, मैं इसको एक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का हिस्सा लेके चल रहा हूँ। अब इंफ्रास्ट्रक्चर थीम के अंदर भी ना एंसिलरी कंपनीज होती हैं। एंसिलरी कंपनीज का मतलब ये है कि उसके इंफ्रा का एक पार्ट है वो छोटी छोटी कंपनी, जैसे कि अपना पाइप सेक्टर की कंपनी, केबल सेक्टर की कंपनी, पेंट सेक्टर की कंपनी, सीमेंट सेक्टर की कंपनी, ये सारी कंपनीज जो है छोटी मोटी कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज हैं, ये उसके अंदर आउट परफॉर्म कर सकते हैं उस पूरे सेक्टर को। अब जैसे अगर मेरे को दाव लगाना हो L&T के ऊपर और दाव लगाना हो मेरे को DLF के ऊपर, इन दो कंपनी में मेरे को दाव लगाना हो, तो DLF अगर मैं मानूं कि 1000 रुपये हो जाएगा, तो ये स्टॉक यहाँ से उठ के अगर DLF 1000 रुपये हो सकता है 300-350 से, तो ये 500 रुपये का स्टॉक जो है, 600 रुपये का जो स्टॉक है, इसका भाव अगर मैं ना करते हुए भी करूं तो कम से कम 1800 से 1900 रुपये हो जाएगा इसी का स्टॉक। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर थीम प्ले हो गई तो ट्रिगर कर गई, तो इसके अंदर आपको जो वेटेज देना है अपने पोर्टफोलियो का 6 से 7% देके आप इसको चल सकते हैं। बिल्कुल आप होल्ड कीजिए और इसको टाइम टू टाइम पे एवरेज डाउन करते रहिए। हर 5% 10% के उस पर एवरेज डाउन का मैं इसको आपको एक लेवल दे देता हूँ। वो लेवल है ये 480 से लेके इसके बीच में, ठीक है। एक पॉइंट ये भी आता है इसका 550 के आसपास, 534 550, आप इसको बिल्कुल बाय करके चल सकते हैं। और दोस्त इस स्टॉक को होल्ड करना, और इसमें अगर पैसा हो किसी के पास में और छोड़ सकता हो 1.5-2 साल 3 साल के लिए, तो दोस्त बिल्कुल इस कंपनी में पैसा लगा के छोड़ देना। अगर पैसा 2 से 3 गुना करना है तो, ठीक है, बिल्कुल ब्लास्ट करेगा ये स्टॉक, ठीक है, किसी भी एक टाइम पे। वो टाइम उससे पहले मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा कि वो कब है। गोदरेज प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अवॉइड। मैं बिल्कुल गोदरेज ग्रुप मेरे को ठीक लगता है, गवर्नेंस ठीक है, बिल्कुल सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, अगेन वही बात, मुझे चाहिए ही नहीं ऐसी कंपनीज। क्योंकि अगर मुझे इंफ्रा के अंदर जाना है तो मुझे प्रॉपर्टीज कंपनी के साथ जाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। आप समझिए इस बात को कि मेरा माइंड किस तरीके से काम करता है, आप थोड़ा सा उस पर गौर कीजिए। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो बाकी गोदरेज जो प्रॉपर्टीज है आपने बाय कर रखी, ये स्टॉक उस हिसाब का नहीं है जो कि बिल्कुल मल्टी बैगर यहाँ से रिटर्न देता चला जाए। मतलब 1100-1200 रुपये का जो स्टॉक है वो यहाँ से 10,000 रुपये का हो जाए, पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं छोटी एंसिलरी कंपनीज के ऊपर जाऊं, एस्ट्रल पाइप, अगर ये 10,000 का होगा तो मैं लिख के दे दूंगा एस्ट्रल पाइप 15,000 का हो जाएगा, तो मुझे एस्ट्रल ठीक लगेगा। इसका सब कुछ नेगेटिव होगा, इसका पी देखेंगे या पी भी देखेंगे, बाकी इसके कैश फ्लोज देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कि मुझे नहीं पता क्या फंडामेंटल, ना मैं रीड करता हूँ ना कुछ, क्योंकि ना बहुत हैवी एसेट कंपनीज है ये, मतलब बहुत पैसा चाहिए होता है इस कंपनी को चलाने के लिए। अभी देखते हैं गोदरेज प्रॉपर्टी, पी भी ज़्यादा होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, और क्या होगा इसका अभी देख लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज पी 104 का है, नेगेटिव दिखाओ क्या क्या है। देखिए -84, माइनस, ये तो खैर अब आप कहेंगे कि ये तो लॉकडाउन का टाइम था सर। देखिए -449, -56, मैंने आपको कहा था ना माइनस में इसके प्रॉफिट्स भी होंगे। ये देखिए नेट प्रॉफिट यहाँ पे माइनस था, ये इस साल का दिया होगा इन्होंने, पॉजिटिव जो है कोई प्रॉपर्टीज वगैरह कहीं से फ्लो माइनस में है। ठीक है, नहीं दोस्तों अगेन भाई बिल्कुल नहीं। अब आपने इसका भाव लिखा है, आपने 1600 पे बाई किया है, ये है आपका इसका भाव 1600 का, आपको लगा ये बॉटम बन गया इसका, आपने गलत सपोर्ट ले ली जो आपने इसको बाय कर लिया। ये आपको सपोर्ट लग रही थी इसकी, जो कि ये सपोर्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट इन रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था जैसे लिवरमोर, वो इन चीज़ों पे काम करता था, ठीक है। थोड़ा सा उसका टच चाहिए जो कि मैं नीचे का लगाता हूँ, थोड़ा सा उससे आइडिया हो जाता है क्या है क्या नहीं है। 1600 के लेवल पे बाय कर रखा है दोस्त, बिल्कुल उसको बेच के 1600 रुपये के अंदर आप एस्ट्रल पाइप 1700-1800 में बाय कर सकते हैं, बर्जर पेंट के अंदर आ सकते हैं। बर्जर पेंट के साथ जो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है वो बनाना है पॉलीकैप का या फिर एस्ट्रल का, इन दो कंपनीज का आप उसके साथ में एक वो बना के चल सकते हैं। और अगर किसी को 20% की वेटेज देनी है इंफ्रा के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि 2 साल के लिए आप इंफ्रा के अंदर 20 से 25% की वेटेज दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कम करके, टेक को कम कर दीजिए, अपना इंफ्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिए, इंफ्रा के अंदर थोड़ी वेटेज ज़्यादा दे दीजिए, जिसके अंदर आपको पिडिलाइट के साथ में जो कॉम्बिनेशन आपका बनेगा, पिडिलाइट हो गया आपका, की ई इंडस्ट्री है वो स्टॉक आप बाय कर सकते हैं। दूसरा पॉलीकैब हो गया, एस्ट्रल पाइप हो गया, बर्जर पेंट हो गया,
और एक अगर आपको प्रॉपर्टी की कंपनी अगर चाहिए हो रीजनेबल प्राइस पे तो सनटेक रियलिटी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, 4-5 कंपनी के मैंने नाम भी बताइए, पोर्टफोलियो टाइप का कुछ छोटा सा बना दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्राइडेंट। अगेन टेक्सटाइल की कंपनी, नहीं मैं दोस्तों इसको अवॉइड करूंगा, बिल्कुल मैं नहीं जाऊंगा ट्राइडेंट के अंदर। अगर आपने 50 रुपये बाय करना है, इसको बेच बाच के निकल जाना, पेज इंडस्ट्री वगैरह के ऊपर ध्यान दो आप, तो आपके लिए अभी नहीं है कंपनी, मैं आपको गलत राय नहीं दूंगा। ठीक है, बाय करना तो 6 रुपये पे करते ना, इसका तो काम हो गया है, यहाँ पे बाय करते इसको। कल दे दूंगा आपको स्क्रीनशॉट इसका, मेरे पास देखिएगा कितना प्रॉफिट है। ये था इसका बाय का लेवल। अब कहाँ आप इसमें 50 रुपये फंसे हुए ऊपर की तरफ, हो गया इसका काम जो होना है। अब परफॉर्म करना होगा, कंसोलिडेट करेगा पहले काफ़ी टाइम तक, वो इसका पैसा कहीं और लगा दीजिए, इसको कंसोलिडेट करने दीजिए। रूट मोबाइल, ठीक है, रूट मोबाइल दोस्तों टेक्नोलॉजी कंपनी, अगेन वही जो मोबाइल वाली कंपनीज हैं और ये जो सब कंपनी है। तो दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर, अगेन मैं फिर उसी बात को कहूँगा, अगर आपको टेलीकॉम में भी प्ले करना है, रिलायंस को आपने ले लिया, उसके साथ में आप एप्पल रख सकते हैं, एयरटेल रख सकते हैं, इन दो कंपनीज को आप रख सकते हैं। रूट मोबाइल को आप रख सकते हैं, बिल्कुल एक अच्छी बैट हो जाएगी, लेकिन कॉन्टेरियन बैट है ये, इसको कॉन्ट्रा बैट बोलते हैं। कॉन्ट्रा बैट के साथ में आप मत चलिए, और इसको अगर 1-2% का अगर आपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रखा है तो वो दुख नहीं देगा, स्टॉक परफॉर्म करेगा, पैसे कमवा देगा, सब कुछ ठीक कर देगा। ये नहीं है कि क्रैश हो गया, यहाँ से 3 रुपये का स्टॉक हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेकिन इन स्टॉक्स को कम वेटेज देनी चाहिए। पहला है लीडर, लीडर के बाद है आपके जो क्रिएटिव माइंड के जो स्टॉक्स हैं वो। अगर रूट मोबाइल यहाँ से परफॉर्म कर रहा है, आपके पास सपोज कीजिए आपके रूट मोबाइल है, आपने यहाँ पे बाय कर लिया 1100 रुपये पे, और आपने रिलायंस बाय कर रखा है 2500 रुपये पे, रिलायंस खड़ा हुआ है और रूट मोबाइल यहाँ से परफॉर्म करता हुआ चला जा रहा है, तो रिलायंस की वेटेज कम करके आप इसकी वेटेज बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। ये खेल होता है पोर्टफोलियो को चर्न करते रहने का, पोर्टफोलियो के अंदर डाइवर्सिफाइड करते रहने का। कोल इंडिया डिविडेंड के लिए लिया है तो ठीक है, आप इसमें बने रह सकते हैं, ग्रोथ के लिए लिया है तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों, रोलेक्स लिंक्स, अगेन वही जो मैंने आपको ईवी सेक्टर का बताया था, ये भी कुछ वही है, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है, अगेन अवॉइड। ठीक है, खेल दिखा सकता है बड़े वाला, बिल्कुल दिखा सकता है, लेकिन ईवी सेगमेंट के अंदर पहले एंटर करने दीजिए, पूरा माहौल एकदम बनने दीजिए उसको, उसके बाद इन कंपनीज के अंदर आना। अगर ये भाव जो है आपको रोलेक्स रिंग्स के भाव कंफर्मेशन के बाद अगर ये 1700 का भी 1800 का भी मिले आपको, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं, लेकिन टेलविंड होनी चाहिए सेक्टर के अंदर। लेकिन सबसे पहली अपॉर्चुनिटी जो अभी जो लीड कर रहा है इसको, वो है टाटा एलेक्सी, आप उसको बाय करके चल सकते हैं। अगला स्टॉक माइंट्री। अब मुझे ये नहीं पता कि माइंट्री के साथ आपके पास क्या चीज़ है, जैसे मैं बताता हूँ कि कम्बिनेशन बना के चलिए अपने पोर्टफोलियो के अंदर। माइंट्री के मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, अगेन माइंट्री ये रहा। और माइंट्री के अंदर रिस्क क्या है, माइंट्री और मैं अगर मिड कैप आईटीज़ के अंदर जाऊँ तो मैं मिड कैप आईटीज़ के अंदर सबसे पहले, अगर मेरे को थोड़ा सा डिफेंसिव हूँ, बहुत कंजर्वेटिव हूँ, तो मैं जाऊँगा ओरेकल के अंदर, सबसे पहले ओरेकल के अंदर जाऊँगा। अगर मुझे इसके अंदर नहीं जाना है टेक्नोलॉजी के अंदर, अगर मेरे को मिड कैप में नहीं जाना, मुझे स्मॉल कैप की तरफ आना है या मेरे को लार्ज कैप की तरफ जाना, तो मैं टीसीएस की तरफ थोड़ा सा मुक करूँगा, माइंट्री की तरफ नहीं आऊँगा, क्योंकि इसका 30% जो रेवेन्यू है वो एक ही क्लाइंट से जनरेट होता है। अगर वो क्लाइंट इसका चला गया तो फिर इस कंपनी का क्या होगा। अब हर फॉल के ऊपर यही सब प्रिडिक्ट करते हैं, कहीं वो क्लाइंट तो नहीं चला गया इसका, वो क्लाइंट कौन है कौन नहीं है, वो आपको मैं जो सेशन होगा उसमें बताऊंगी। माइंट्री के साथ आपको करना क्या, बहुत अच्छा CAGR है, बहुत बढ़िया कंपनी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक जो इसमें नेगेटिव पॉइंट है वो यही है, जिससे कि लोग इसको अपना 10% का वेटेज नहीं बनाते। कंपनी ठीक है, अभी LTI के साथ इसकी मर्जर की भी रिपोर्ट आई थी, जो भी था वो हो जाएगा तो LTI के अंदर आ जाएगी, तो थोड़ा रिस्क थोड़ा इसका कम हो जाएगा। बाकी माइंट्री ठीक ठाक कंपनी है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा एक्सपोजर देके मत चलिएगा, मेरा मानना यही है। सोना कॉमस्टार का मैंने बता दिया, LTI का बता दिया आपको मैंने। क्या इंडिया सीमेंट्स, ये तो दोस्तों गलत कंपनियां लेके गलत कंपनी लेके बैठ गए हैं। इंडिया सीमेंट दोस्तों, ये पूरा जो सेक्टर है ना, ये पूरा का पूरा सेक्टर ही भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब कई लोगों का था ये राउंडिंग बॉटम बना है, इसके अंदर राउंडिंग बॉटम का ये ब्रेकआउट है, ये वाला ब्रेकआउट जो होता है राउंडिंग बॉटम का, ये वाली कैंडल देख रहे हैं आप, ये वाली, कितने लोग राउंडिंग बॉटम देख के फंसे हैं, फिर दोबारा ये अपना जो है इस सपोर्ट पे आने की कोशिश कर रहा है। ये आपका ये रहा सपोर्ट 162 रुपये, जो कि आ ही गया लगभग 162 रुपये के आसपास। ठीक है, दूसरी इसकी जो सपोर्ट नीचे की बनती है, ठीक है, इस वाले जोन में आता है
तो एक्यूमुलेट कर लेना, थोड़ा ऊपर जाए तो निकल जाना। कंपनी ठीक नहीं है, अंबुजा भी ठीक नहीं है, एसीसी बिल्कुल नहीं, अवॉइड। ठीक है, इसके अंदर अगर जाना है आपको तो आप अल्ट्राटेक दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया सीमेंट 240 पे बाइंग है इसकी, 240। अगेन वही राउंडिंग बॉटम मैंने आपको बताया था ना, जो एनालिस्ट होगा वो राउंडिंग बॉटम देके बाय करवा देगा। ये ब्रेकआउट है, ये रहा। मैंने तो देखा भी इनका भाव क्या था, अब देखा तो मैंने, ये भाव है इनका, राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट है। गलत है, गलत बाइंग है। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके भाव आ जाएंगे, अब निकल जाना है इसके अंदर। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ी गेम होती है तो अंबुजा। अब अगेन आप सीमेंट सेक्टर के ऊपर जा रहे हैं, आपको मैंने कहा ना आपको सेक्टर्स देखने हैं बड़ी पिक्चर के अंदर। अब इंफ्रा के अंदर अगर आप जा रहे हैं तो मैंने उसमें एक भी ऐसी कंपनी सीमेंट वगैरह मैंने एक भी कंपनी ऐसी नहीं डाली। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट मार्जिन है ना उनमें दिक्कत है इनकी। अब मैं बात कर लेता हूँ अंबुजा की कि अंबुजा में आपको क्या करना है। ये आ गया अंबुजा। नहीं दोस्तों, अवॉइड। लोगों का मानना है यहाँ से ये बुलिश हो जाएंगे, ये 440 रुपये का ये हाई तोड़ते हुए यहाँ से 900 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये यहाँ से हो जाएंगे। अभी इनका ऐसा खेल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट वगैरह सब कुछ होने दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक साइकिल स्टार्ट होने दीजिए, सीमेंट कंपनी की बुक बढ़ने दीजिए, ऑर्डर बुक्स को देखते रहिए, स्ट्रॉन्ग देखिए कि किस कंपनी की स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद आप इसके अंदर दाव लगाया जा सकता है आपका। दोस्तों पैसा उतना ही लगता है, अच्छी कंपनी बाय करने में भी, बुरी कंपनी बाय करने में भी। आपको देखना ही है कि अच्छी है कंपनी कौन सी है और बुरी कंपनी कौन सी है। वो सीधा सा लॉजिक है एकदम। एसीसी आपने बाय कर रखा है, ये रहा एसीसी का भाव इन्होंने लिखा हुआ है 2300 रुपये। अब ये 2300 रुपये, चलिए ये तो पास में है, तो इसमें से बिल्कुल अब वही गेट थ्योरी वगैरह जो भी आप बना रहे हैं इसके अंदर वो बनाते रहिए आप। ठीक है, लेकिन मैं अभी इस सेक्टर को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दूंगा सीमेंट को लेकर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना तो मैंने अदर आपको बताया एंसिलरी कंपनीज जो मैंने आपको थोड़ी सी डिस्कस करी है, थोड़ा सा उस टाइप की कंपनी आप ढूंढ सकते हैं। मेरे को रिकमेंडेशन नहीं है कि आप वो कंपनी बाय कीजिए जो मैंने आपको बोला है, लेकिन ये है कि उन कंपनीज में आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मेन तो पैसा ही कमाना है ना, और तो कुछ नहीं है। बात कर लेते हैं यूपीएल की, फर्टिलाइजर। ये कंपनी थोड़ी ठीक है, तो काम कर सकती है थोड़ा बढ़िया वाला, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए इस कंपनी के अंदर ना। ठीक है, अब ये रिटेस्ट एक बार कर सकता है, रिटेस्ट नीचे की तरफ, अगर बाजार नीचे आता है तो बाजार की बात कर लूँगा थोड़ी सी आपसे मैं। ये थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है, इसको इस वाले को रिटेस्ट ना करे तो इस वाले लो को रिटेस्ट करेगा। ये अपना 700 रुपये के आसपास। ठीक है, यूपीएल ठीक है, रख सकते हो आप इसको। पीआई इंडस्ट्री गुड कंपनी। ऐसे स्टॉक्स बाय किया कीजिए, दाव लगाना है इन स्टॉक्स के अंदर खेलो। इसका चार्ट देखिए वीकली, देखिए ये कंपनीज है बाय करने लायक। स्ट्रेच है बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको दुख नहीं देगी, परेशान नहीं करेगी। वे कब चलेगा कब नहीं चलेगा वो बात करेंगे सेशन में। कोरोमंडल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बाय मत कीजिए दोस्तों। इसका भी ना बर्जर पेंट जैसा हाल है। ठीक है, ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है। अब इसमें आपने भाव नहीं लिखे कि आपके भाव क्या हैं। कोरोमंडल मैं इसको थोड़ा सा दूर रहूँगा। आपने फर्टिलाइज़र की 4-5 कंपनी 6 कंपनीज बाय कर ली, मैं थोड़ा दूर रहूँगा इससे। ठीक है, चंबल फर्टिलाइज़र, लेकिन ये स्ट्रेच बहुत है, इससे थोड़ा दूर रहिए। लाल पैथ लैब ठीक है कंपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं। डीवीज लैब अच्छी कंपनी है। अपोलो हॉस्पिटल ठीक है, अपोलो हॉस्पिटल कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल की ना थोड़ी सी वैल्यूएशन ज़्यादा है। सिक्सटी फोर की वैल्यूएशन है, थोड़ी ज़्यादा है इसकी वैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, थोड़ा इसको कम होने दीजिए, थोड़ा सा करेक्शन होने दीजिए, बाय कीजिए थोड़े लंबे टाइम के लिए। ठीक है स्टॉक कोई नहीं। चंबल फर्टिलाइजर की मैं आपको देख लेता हूँ। नहीं दोस्तों, बिल्कुल परफॉर्म मुझे नहीं लग रहा ये करेगा। चंबल फर्टिलाइजर नहीं, मेरे को नहीं लग रहा। सोमैनी सेरा ठीक है, अपने बिल्कुल बॉटम पे आप इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, अच्छी कंपनी है, वही मैंने जो आपको इस लेवल के जो कंपनीज मैंने आपको बताई उसके अंदर आप लेके इसको चल सकते हैं। हिडलबर्ग सीमेंट के अंदर मुझे ये कंपनी थोड़ी सी ठीक लगती है वैल्यूएशन वाइज, और जो थोड़ा खेल दिखा सकती है और जो बढ़िया चलती हुई है ये कंपनी। छोटा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, अच्छा स्टॉक बन सकता है, पैसा मतलब डबल कर सकता है 2-4 साल के अंदर। 2-4 साल तो नहीं, मतलब थोड़ा जल्दी। ठीक कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। भेल बिल्कुल नहीं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं। HSCL पता नहीं कौन सी कंपनी है।
दोस्तों इसमें से ना जो कंपनीज आप मुझे बता रहे हो उसमें 2-3 कंपनीज ही हैं मेरे पास जो है। नहीं बिल्कुल नहीं दोस्त, बिल्कुल नहीं, अवॉइड। HCL, टाटा स्टील, बिल्कुल नहीं। दोस्तों ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बता रखे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, आप उनको भी देख के चल सकते। देखिए मैं फंडामेंटल नहीं देख रहा बिल्कुल भी आपके सामने, मैं वैसे ही यस या नो कर रहा हूँ। आप कई बार कहते हैं कि फंडामेंटल देख के यस नो करते हैं, मैं वैसे ही आपके सामने यहाँ पे यस नो कर रहा हूँ, ठीक है। ये बहुत स्ट्रेच है स्टॉक, टाटा स्टील तो वैसे ही अवॉइड कीजिए आप, इसको हमने शॉर्ट कर रखा है। स्टर्लिंग विल्सन, ये थोड़ी अच्छी कंपनी है स्टर्लिंग विल्सन, ठीक है दोस्त, इसको होल्ड कर सकते हो आप, स्टर्लिंग विल्सन कर सकते हो होल्ड। टानला प्लेटफॉर्म 28-29 रुपये पे बाय करना चाहिए, तब तो हो गया इसका काम जो है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच चार्ट है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा, तो अवॉइड कीजिए अभी। तो अभी आपने बाय कितने पे कर रखा है, आपने इसका रेट नहीं दिया मेरे को। टानला प्लेटफॉर्म नहीं, मेरे पास रेट नहीं है इसका कि आपने बाय कितने पे कर रखा है। चलो दोस्तों ये आपके स्टॉक्स थे जो आपने मेरे से पूछे थे, मैंने आपको इसमें बता दिया क्या सही है क्या गलत है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि किन सेक्टरों के ऊपर ध्यान देना है, क्या है क्या नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि आपके स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको रहना कहाँ पर है। दोस्तों ये जो 4-6 महीने निकलने के बाद में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा परफॉर्म करना, थोड़ी सी जान आएगी उस इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्टॉक्स हैं उसके अंदर, इंफ्रा के अंदर, निफ्टी इंफ्रा के अंदर थोड़ी जान आएगी। जान तो अभी भी आ रखी है, लेकिन उस टाइम पे थोड़ी क्या ना कन्फर्मेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। तो हमें थोड़े से इंफ्रा के अंदर थोड़ा प्ले करना है, सबसे पहला। दूसरा आप देख रहे हैं शुगर सेक्टर, शुगर सेक्टर के अंदर कोई बहुत बड़ी गेम हो सकती है, ठीक है। आपको शुगर सेक्टर के अंदर आपको रहना है। शुगर सेक्टर के अंदर भी कुछ अच्छी कंपनीज, हेड पेज वगैरह टाइप की जो कंपनीज है उसके अंदर आप उसके अंदर रह सकते हैं। थोड़े से केमिकल में थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, केमिकल को थोड़ा सा एक्सपोजर कम दीजिए, टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एक्सपोजर कम दीजिए। बैंकिंग की वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, लेकिन बैंकिंग के ऊपर एक हेडविंड है, नेक्स्ट ईयर प्री इलेक्शन ईयर है, जो लास्ट वीडियोज़ में मैंने डिस्कस किया था आपसे। बाकी सेशन के अंदर मैं आपसे करूँगा बड़ी पिक्चर क्या है उसकी। अब ये जो सेक्टर्स हैं, जो छोटे सेक्टर्स हैं, जैसे मीडिया सेक्टर है। अब मीडिया सेक्टर के अंदर जो कंपनीज हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं मीडिया सेक्टर के अंदर भी, जो आपको अच्छा पैसा कमा के दे सकती हैं। मीडिया सेक्टर पे आप फोकस कर सकते हैं। स्टील वगैरह को, इनको सबको अवॉइड कीजिए आप। अब इस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स परफॉर्म करते हुए चले जाएं, उन पे आपको अपना दाव बढ़ाना है, उनके ऊपर आपको अपनी कन्विक्शन बढ़ानी है, क्योंकि पैसा आपको कमा के देंगे दोस्तों वो स्टॉक्स जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं इस मार्केट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया ईवी सेक्टर के अंदर लोग पड़े हुए हैं टाटा मोटर के पीछे, सोना कॉमस्टार के पीछे, रोलेक्स रिंग के पीछे, मदरसन सोमी, ये वो छोटे मोटे स्टॉक हैं, M&M वगैरह, ये सब इनके पीछे पड़े हुए हैं, वो वहीं पे घूम रहे हैं। M&M वगैरह, टाटा मोटर वगैरह वहीं पे घूम रहे हैं। लेकिन टाटा एलेक्सी भगे जा रहा है, भगे जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके पीछे कोई टेलविंड होती है, क्योंकि पूरे सेक्टर को लीड करना है उन्होंने, ठीक है। अब अगर ऑटो के अंदर ही आऊँ, तो ऑटो के अंदर अगर मुझे जाना हो टाटा मोटर, M&M में या मारुति में, तो मैं मारुति को पहले प्रेफर करूँगा। अगर मारुति परफॉर्म नहीं करेगा और मुझे लगे M&M इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, तो मैं मारुति का एक्सपोजर कम करूँगा। ये नहीं कि मारुति को पूरा बेच दूंगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ना स्टॉक पे बिल्कुल क्रॉस नहीं मारना होता है हमें पोर्टफोलियो के अंदर। जब हम काम करते हैं हम एक्सपोजर के साथ खेलते हैं। एक्सपोजर किसका कम करना है, किसका बढ़ाना है, वही कला है। क्योंकि पोर्टफोलियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, पोर्टफोलियो तो कोई भी बना लेगा, नहीं पोर्टफोलियो के अंदर जो खेल है, जो पैसा आपको कमा के देता है, वो है आपका एक्सपोजर। कि टाइम टू टाइम उस एक्सपोजर को आप कम कैसे करते हो और टाइम टू टाइम उस एक्सपोजर को आप बढ़ाते कैसे हैं, और दाव कौन से स्टॉक पे ज़्यादा खेलते हैं। अब कई लोग ऐसे होंगे जो कि जिसके पोर्टफोलियो में टाटा एलेक्सी होगा, उनका मानना ये होगा कि टाटा एलेक्सी हमारा पोर्टफोलियो में 2% था और अब हमने उसकी वेटेज बढ़ा के 7% कर दिया। दोस्तों वेटेज बढ़ाना ही सही चीज़ नहीं होती है, वेटेज को कम करना भी सही चीज़ होती है। अब वो जो वेटेज आप कम कर रहे हैं, तो आपके पास नई स्क्रिप्ट क्या है, आपके पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक चल रहा है, उसके पीछे कौन सी टेलविंड है, उसके पीछे खेल क्या है एक्चुअल में, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तब आप पोर्टफोलियो के साथ में प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक मेरे पास में एक मेरे टेलीग्राम के मेंबर हैं, उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो आई थिंक आपका भी उससे थोड़ा सा भला हो जाएगा। दोस्तों इन्होंने मतलब कुछ कंपनीज के कॉल पुट ऑप्शंस में काम कर रहे थे, तो इन्होंने पहले पहले कहा था, इनका HDFC लॉन्ग थे,
HDFC लाइफ पे 534 रुपये से, IGL थे 390 रुपये से, जुबिलेंट फूड 786 रुपये, लैंडिंग ये सब बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया 230 पे, टाटा पावर 242 पे। और इन्होंने अपना जो था सारा जो लॉस था सब कुछ था वो स्क्वायर ऑफ कर लिया, ठीक है। अब इनका लगभग 3 लाख रुपए का लॉस है। अब ये कहते हैं कि इनको अपना लॉस कवर करना है। तो दोस्तों लॉस कवर करने के ना बहुत सारे तरीके हैं इस बाज़ार के अंदर। सबसे पहला लॉस कवर करने का तरीका ये है कि आप अच्छे स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा लगा के छोड़ दीजिए, एक पोर्टफोलियो बनाइए उसको। जैसे अब सपोज कीजिए किसी के पास 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए में से उसके पास 4 लाख रुपए बचे। अब वो ये सोचता है कि 4 लाख रुपए में 6 लाख रुपए से कमा लो। दोस्तों 10 लाख पे तो 4 लाख रुपए 40% है, लेकिन 6 लाख से 4 लाख रुपए कमाने वो लगभग आपका 60 से 65% है। तो आपको 4 लाख पे 60-65% प्रॉफिट चाहिए। तो ये दो ही सूरतों में हो सकता है, या तो आपके पास बहुत अच्छा पोर्टफोलियो हो, दूसरा या कोई स्टॉक आपके ऐसे हाथ हत्थे चढ़ जाए ट्रेडिंग का जिसमें आप खेल कर सकते हो। तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो स्टॉक्स मैंने इसमें बताए हैं इस वीडियो के अंदर, और कुछ मैंने अच्छे स्टॉक्स का भी जिक्र किया है इसके अंदर बर्जर पेंट टाइप के, आप इन स्टॉक्स के अंदर रह सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है बर्जर पेंट। और दूसरा लाल पैथ लैब, थोड़ा टाटा 1mg की वजह से थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है, थोड़ा सा उसको देखिए आप। दूसरा अगर आपको लॉन्ग ही करना हो, लॉन्ग साइड में ही अगर आपको जाना हो, तो मैं कॉल पुट ऑप्शन के थ्रू नहीं बोल रहा, मैं कुछ स्टॉक्स दे देता हूँ जिससे कि आपका लॉस कवर हो सकता है 1-2 साल के अंदर, ठीक है। तो देखिए मैं आपको 2-3 स्टॉक दे सकता हूँ। पहला है बर्जर पेंट, 6 लाख से 4 लाख का लॉस कवर कर सकता है ये 2 साल के अंदर, जल्दी भी हो सकता है, ठीक है। बर्जर पेंट वेटेज आप देख लेना, मैं सिर्फ अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ कौन से स्टॉक्स के अंदर आपको रहना चाहिए। नेक्स्ट इज KEI, इसमें बहुत बुलिश हूँ, ये स्टॉक मेरे पास है, मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है KEI, ठीक है। इसके अंदर आप रह सकते हैं इस स्टॉक के अंदर, नीचे के लेवल पे अगर आपको मिल जाए तो। इस पर मैं 5 साल 6 साल के लिए लगाऊंगा KEI पे, ठीक है। 2 स्टॉक हो गए आपके। तीसरा स्टॉक है टाटा एलेक्सी, ये हो गया आपका स्टॉक टाटा एलेक्सी। और चौथा स्टॉक चोलामंडलम, चोला फाइनेंस, ये स्टॉक है 3-4। तो आप इन स्टॉक को बाय कीजिए। अब देखिए, अब मेरा ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इसको बाय करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, डिस्क्लेमर पहले लगा हुआ होता है आपका। मैंने कुछ एनालिसिस कर दिया आपके सामने, जो मुझे स्टॉक लग रहे हैं, कुछ मेरा पोर्टफोलियो का हिस्सा है जिन स्टॉक्स में मैं अपनी थोड़ी सी पोजीशंस बना रहा हूँ, जिसमें कि मैंने 3-4 स्टॉक आपके साथ शेयर कर दिए। अब पूछते हैं सर कि अपने स्टॉक्स बता दीजिए। लेकिन दोस्तों ये है कि ये वाले जो मेरे जो स्टॉक्स हैं ये मैं अपने को 6-7 साल 8 साल 10 साल के लिए होल्ड करूँगा, या नेक्स्ट क्रैश अगर मैं प्रेडिक्ट करूँगा तो उससे पहले निकलने की इन स्टॉक्स में से कोशिश करूँगा, क्योंकि ये स्टॉक मेरे पास बहुत पहले से हैं। इनको मैंने काफ़ी ऊपर के लेवल पे बेचा था इन स्टॉक्स को, ठीक है। ये तो खैर सस्ते में बेचा था, ये स्टॉक मैंने यहाँ पे बेचा था 600 सवा 600 रुपये के आसपास। आज ये ऊपर के लेवल पे चला गया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टॉक को बाय करने के लिए। लेकिन मेरे जो चीज़ें थी कि मेरे को थोड़े डाउट्स थे NBFC के ऊपर या कुछ भी था, तो बजाज फाइनेंस काफ़ी गिरा है, लेकिन ये इतना ज़्यादा स्टॉक नहीं गिरा है उस पॉइंट से अगर मैं देखूँ तो। मुझे चोलामंडलम थोड़ा ठीक लग रहा है स्टॉक इस टाइम पे। तो दोस्तों ये आपके स्टॉक्स की क्वेरीज थी जो कि मैंने कोशिश की फुलफिल करने की, कुछ सेक्टर्स आपको बताने की, कौन से सेक्टर्स में आपको रहना है, कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। और वेटेज जो है मेरे पास चोलामंडलम की सबसे ज़्यादा है, और NBFC सेक्टर के अंदर। दूसरा पेंट सेक्टर में बर्जर पेंट की काफ़ी ज़्यादा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में मेरे पास टाटा एलेक्सी से एक बड़ी पोजीशन है, टाटा एलेक्सी मेरे पास बहुत कम है, लेकिन आप टाटा एलेक्सी में बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास EV सेक्टर के 2 स्टॉक्स बहुत अच्छे मेरे को मिल गए हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। KEI जो है वो मेरे पास 2-3% है, और 7% हिस्सा जो है मेरा वो किसी और कंपनी में, पॉलीकैब वो नहीं है। अगर आप ढूंढ सके तो बिल्कुल आप उसको बाय करके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। और मैंने आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की होगी कि शुगर सेक्टर क्या है, IT क्या है, मुझे क्या लग रहा है, और बाकी इसकी जो डिटेल डिस्कशन है वो हम सेशन के अंदर करेंगे, ठीक है दोस्तों। जब भी नेक्स्ट सेशन होगा नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इन सब चीज़ों की, कि डिटेल डिस्कशन क्या है, ब्राज़ील में क्या हो रहा है, US में क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर। तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता ओपनली, तो मैं वहाँ पे आपको सब कुछ बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। चलिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।